गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज सेशन स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारी किस तरीके से ये हमने सेशन से जर्नी स्टार्ट की है, इसमें हम फॉलो अप करने वाले हैं। तो इसमें अभी हमारा जो यूनिट चल रही है, तो अभी एक मैथ्स का क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। तो ये हमारे जो सेशंस चल रहे हैं, इसमें हमें NCERT के एक भी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब NCERT के सभी यूनिट्स खत्म हो जाएंगी चैप्टर वाइज, तो लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर्स में, जो पिछले 4-5 सालों में CBSE ने बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे वो सभी के सभी हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं हर यूनिट के पीछे। तो आप ऐसे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पिछले चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, तो उन सभी चैप्टर्स के पीछे हमने सभी जो प्रीवियस ईयर्स में CBSE ने जो भी क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे हैं वो सभी के सभी डिस्कस किए हैं। और जो बेसिक नॉलेज है, जो चैप्टर को किस तरीके से शुरू करते हैं, वो भी साथ के साथ डिस्कस किया है। तो आप जाके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे, उसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 4.1, 4.2 और 4.3 एक्सरसाइज चल रही है। और इसमें 4.1 में जिसकी फर्स्ट जो सेशन था, हमने उसमें जाना था इस चैप्टर का पूरा माइंड मैप, यानी बेसिक आइडिया का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि हम इस चैप्टर में किस तरीके से इसे फॉलो अप करने वाले हैं। उसके बाद हमने ग्राफिकली यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से चेक करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमने शुरुआत वाले स्टार्टिंग के जो सेशंस हैं उन सब में ये डिस्कस किया है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड्स, हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड हमने दोनों के दोनों मेथड्स डिस्कस किए। ग्राफिकली तो एक सिंपल तरीका है रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद जो भी एल्जेब्रिक मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन मेथड्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो सभी के सभी हमने डिस्कस किए। अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो भी हमें इक्वेशंस दिखाई देती है, तो जिस कंफर्ट्स के हिसाब से, जिसके फैक्टर आसानी से हो सकते हैं, तो हम उसे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। अगर एक क्वेश्चंस के फैक्टराइजेशन मेथड से अगर उसके फैक्टर्स आसानी से नहीं हो रहे, उसके सॉल्यूशंस या रूट्स नहीं आ रहे, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर द मेथड यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा जो आज सेशन होगा वो 4.3 NCERT की एक्सरसाइज होगी, जिसमें हमारे पहले और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस थे, उनके कुछ पार्ट्स थे, उनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, दोनों के दोनों मेथड से हमने डिस्कस किया है। तो आप पिछले सेशंस को जरूर देख सकते हैं और उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में दिया गया है, ठीक है। तो आज करने वाले 4.3 के जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं, यानी जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम होती हैं, और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है। इसमें एरर बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आपके पास बुक है NCERT की, वीडियो को पॉज कीजिए, NCERT साथ ले लीजिए, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चंस को लगाइए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4th, यानी क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd हमने पिछले सेशंस में डिस्कस कर लिए। आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 NCERT साथ है, तो ले लीजिएगा। एक्सरसाइज रहेगी हमारे पास, एक्सरसाइज करने वाले हम आज 4.3, जिसमें रहेंगे 4.3 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 4 से। 4 क्वेश्चंस दे रखा है, ये है एज से रिलेटेड क्वेश्चन। एज वाले रिलेटेड क्वेश्चन से थोड़ा एक फिर आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कभी भी फियर नहीं होना, एकदम इस तरीके से होपलेस नहीं होना कि इस बार आप 10th में तो बहुत ज़्यादा बर्डन है, हर कोई टीचर आपको प्रेशराइज कर रहा है। कुछ भी नहीं सोचना, बस आपको हमारे साथ बने रहना है और एक एक क्वेश्चन से आपके सभी के सभी डाउट्स हैं ना, वो 1 बाय 1 सभी के सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स आती है तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट्स आ रही है। तो वो नए सेशंस में, जो भी नए सेशंस बनेंगे, तो आपकी डाउट्स को बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा आपकी डाउट्स को, ठीक है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन होता क्या है, हम करते क्या, जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन हमें गिवन होगा तो उस क्वेश्चन में हम प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस को पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से उसमें हम एज में वेरिएशंस करते हैं। एक तरीके से मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है राम की प्रेजेंट एज, अगर हम एक तरीके से क्वेश्चन मान लेते हैं कि राम की प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है दोस्तों, वो प्रेजेंट एज हमने मान ली x, जो प्रेजेंट एज है, ठीक है। राम से प्रेजेंट एज x ईयर, वो x साल का है। अब इस क्वेश्चंस को किस तरीके से चेंज करते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। हमने x के हिसाब से ले लिया, अगर मान लीजिए हम इसे न्यूमेरिकल डिजिट्स में ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी राम की एज 30 ईयर्स है, 30 साल का है,
तो अगर मान लीजिए इसकी 10 साल पहले एज कितनी होगी, तो 30 - 10 यानी 30 - 10 तो 20 ईयर्स का हो जाएगा। अगर आने वाले 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, तो अभी मान लो वो 30 का हमने मान लिया, तो आने वाले 5 सालों में कितने का हो जाएगा 30, तो 30 + 5 तो 35 का हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो प्रेजेंट एज के हिसाब से लगाएंगे। तो इससे एगो, अगर इससे एगो की बात करें कभी भी, ठीक है, बिफोर की बात करें, ठीक है, तो इससे पहले जब भी होगा तो वो एक्स में से माइनस होगा। अगर मान लीजिए बिफोर आएगा, अगर 5 ईयर एगो की बात करें, 5 ईयर्स एगो, ठीक है, या 5 ईयर बिफोर, तो उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज हो जाएगी दोस्तों, एक्स में से माइनस करेंगे तो एक्स - 5 ईयर, यानी वो कितने साल का हो जाएगा। अगर हमने जैसे 30 साल का लिया था तो 5 साल पहले उसकी साथियों एज हो जाएगी कितनी, एक्स - 5 ईयर्स। अगर बात करते हैं इसके बाद, ये तो था क्या पास्ट में, ये हो रही बात किसकी, पास्ट में, कि पास्ट में एज होगी तो मल्टीप्लाई नहीं है, बस जस्ट जो भी एज दे रखी होगी उस एज में से कितनी ईयर्स पहले की बात हो रही है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बात करते हैं फ्यूचर में, कि फ्यूचर वाली कंडीशंस के हिसाब से उसकी एज में क्या फ्लक्चुएशन है, क्या चीज़ आने वाला है। तो फ्यूचर की बात करेगा तो किस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, आफ्टर, यानी 5 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, कॉमा लगा के, और क्या दे सकता है, फ्रॉम नाउ, ठीक है, कि अब से 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, सिंस, अगर सिंस भी लिख के दे देता है तब भी क्वेश्चंस में आ सकता है कि ये दे रखा है। तो इस तरीके के अगर वर्ड्स दे रखे हैं कि राम की एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो कितनी होगी, व्हाट इज द एज ऑफ राम 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ राम आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ राम्स सिंस 5 ईयर्स, 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी। तो इसमें हमें पता है कि 5 साल बाद, अगर हम इसमें लिख लेते हैं कि 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के हिसाब से उसमें चेंज क्या आने वाला है, उसकी 5 साल ऐड हो जाएगी, यानी एज अभी वो x साल का, 5 साल में कितने का हो जाएगा, x + 5 ईयर्स का। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, बस इस चीज़ को अगर आपने एज वाले क्वेश्चन में बना लिया, उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल आसान। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखना, बस इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। एक पर्सन दे रखा है रहमान, क्या है दोस्तों, रहमान, तो रहमान की अब प्रेजेंट एज मान लेते हैं, रहमान, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, रहमान की प्रेजेंट एज हमने दोस्तों एज्यूम कर ली x ईयर्स, कितने का, x साल का, उसकी रहमान है, उसकी एज कितनी, x ईयर्स। अब देखो उसकी क्वेश्चन को पढ़ेंगे थ्योरी को। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमने मान लिया x साल का, क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 ईयर एगो और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल पहले और 5 साल बाद उन दोनों की एज का रेसिप्रोकल का सम दे रखा है 1/3। तो पहले 2 केस हमने दे रखे हैं, वो केस डिस्कस कर लेते हैं, एगो और बिफोर आफ्टर वाले, फ्रॉम नाउ वाले, ठीक है। 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो उसकी एज क्या होगी, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x - 3 ईयर्स, ठीक है, x - 3 ईयर्स का उसकी एज होगी 3 साल पहले रहमान्स की। अब इसकी 3 साल पहले इसकी एज का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल भी साथ के साथ निकाल लेते हैं, रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/x - 3 ईयर्स। अगर मान लीजिए कोई डिजिट दे रखी है 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5, यानी कुछ भी दे 10 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/10, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। तो 3 साल पहले उसकी एज क्या थी, x - 3 ईयर्स, उसकी एज का रेसिप्रोकल दोस्तों क्या हो जाएगा, x - 3 ईयर्स। अब बात करते हैं, ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन, ये कैसी थी दोस्तों, फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन में क्या दे रखा है, तो सेकंड सिचुएशन है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ 5 साल बाद उसकी दोस्तों एज कितनी हो जाएगी, x + 5, क्योंकि अभी कितने का वो x का, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसी तरीके से दे रखा है क्या, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, x + 5 ईयर्स। और रेसिप्रोकल 5 साल पहले उसकी एज का 5 साल बाद उसकी एज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल, तो जब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे दोस्तों तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/x + 5 ईयर्स। अच्छे से समझते चलना साथियों, ठीक है। ये क्या होगा, अब देखो रेसिप्रोकल्स का सम, एक रेसिप्रोकल पहले किसकी है, इन दोनों का सम क्या बोला कि 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल्स का सम, यानी 3 साल पहले एज निकाल ली, 5 साल बाद उनका दोनों का रेसिप्रोकल कर लिया, उनको जोड़ दिया, ऐड कर दिया, यानी उनका सम अप वो इक्वल है 1/3 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स एज क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स एज। तो रेसिप्रोकल्स एज का सम अप हमें निकालना है, वो इक्वल टू कितना 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सम निकाल देते हैं 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3। ठीक है, ये समझ में आ गया। बस अब क्या है, इतना ही क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और उसकी रहमांस की प्रेजेंटेज आंसर देना है। क्या उसकी प्रेजेंटेज क्या आ जाएगी, बस फिर तो ऐसे कर लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। आप इसे कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, इसे सॉल्व करते हैं, फटाफट कीजिए। अगर आपसे अब ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद हमारे साथ आंसर को मैच कर सकते हैं। तो इक्वेशंस क्या आ चुकी है हमारे पास, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। अगर दोनों का हम एलसीएम लेते हैं LHS साइड का, तो LHS साइड का एलसीएम आने वाला है हमारे पास x-3 इंटू x+5। ये दोनों के दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब x-3 का इसमें डिवाइड करेंगे, जाएगा x+5 टाइम्स, और x+5 का टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या आ जाएगा न्यूमिनेटर में x+5 प्लस का साइन। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे x+5 का x+5 के साथ डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना बच के आएगा x-3, और x-3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। देखा ना कितना आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। बस समझना, बस इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का ना आसान, बस इस चीज़ को कन्वर्ट करना है। इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा हल्का सा बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हार्ड था, बाकी के हार्ड भी नहीं बोल सकते, बस इसमें लैंग्वेज घुमा रहा था, बस बाकी का कुछ नहीं था। बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल आसान। अब क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखेंगे, x+x क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस के माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा प्लस के 2 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x का x के साथ करेंगे x², इस x का 5 के साथ करेंगे प्लस के 5x, इस -3 का इस x के साथ करेंगे -3x, और इस 3 का 5 के साथ तो -15 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। साथ के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 6x प्लस के 6 इक्वल टू x², ये इन दोनों का एडअप करके मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 5 प्लस के 3 माइनस के तो प्लस के 2x। ठीक है, और माइनस के 15 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं है, ये इक्वल बीच में आ रहा है, तो ऐसी तरीके से चलता रहेगा। यानी इधर हम एक तरीके से इस तरीके के सिंबल्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखना दोस्तों, हमें क्या करना है, सभी के सभी टर्म्स को वन साइडेड कर लेना है। इस वाले टर्म्स को हम उधर साइड ले जाएंगे, क्योंकि इसको लेके आएंगे तो माइनस का आएगा, इस वजह से x² माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेना होगा। इससे अच्छा कि जी LHS वाले टर्म्स है उससे RHS ले जाते हैं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास इक्वेशन, x² प्लस के 2x माइनस के 15 माइनस के 6x माइनस के 6 इक्वल टू 0। इन स्टेप्स को हमने इधर लिख लिया, बस ये वाले टर्म से बाकी इक्वल 0 कर दिया, घुमा दिया बस, तो 6x आएंगे माइनस के 6, क्या आ जाएगा हमारे पास x² माइनस के 2x प्लस के 2x माइनस के 6x, तो माइनस के 4x माइनस के 15 और माइनस के 6 माइनस के 21 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 0। अब इसके करना फैक्टर। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके पास हमारे पास चॉइस है कि हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करें या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, किसी भी चॉइस से हम कर सकते हैं। तो फैक्टर अगर इसके आसानी से दिख रहे हैं तो ज़रूरत है फिर हम फैक्टर ही कर लेते हैं, सबसे आसान हो जाता है। क्यों क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को हम यूज़ करें। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला जस्ट यूज़ कर सकते हैं, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो नहीं। तो अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आना है 21 मल्टीप्लाई करके लेके आना है, सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है 4 लाना है। 21 के फैक्टर कितने हो जाएंगे अगर हम इसके करेंगे तो 7 × 3, 7 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। फैक्टर इसके हो चुके हैं दोस्तों, सीधे कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x² माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 इक्वल टू 0। यानी इस माइनस के 7x में से प्लस के 3x जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4x। या इसके बीच में एक पॉइंट हम एक और लाइन स्किप नहीं करते हैं, तो सीधा अगर लिख सकते थे क्या x² माइनस के x और 7 माइनस के 3 माइनस के 21 इक्वल टू 0। अब इसे x का ब्रेक कर देंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस के 7x प्लस के 3x और माइनस के 21 इक्वल टू 0। क्योंकि ये माइनस के साथ तो ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस इस माइनस के साथ इसको कर देगा प्लस।
अब 2 पेयर बना लेते हैं। ये 2 पेयर होने के बाद इसमें से दोस्तों हमको कॉमन मिल रहा है एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस के 7, इसमें से प्लस का 3 कॉमन मिल रहा है तो क्या बच जाएगा x माइनस के 7 इक्वल टू 0। क्योंकि 3 इसमें से कॉमन आया तो इस 27 में से 3 जब हम बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर क्या बचने वाला है माइनस के 7। ठीक है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया है, बस आंसर अब तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल कि नहीं साथियों, बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं, आसान है। यहाँ से एक इस पूरे वाले में से एक x माइनस 7 ब्रैकेट्स कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 7 एक पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इंटू दूसरे में क्या बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर लेते हैं 1 टाइम्स इसको, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x की माइनस 3, और एज माइनस में नहीं आती है तो ये नॉट वैलिड। ये क्या रहेगी नॉट वैलिड, क्योंकि एज माइनस में नहीं आती है और हमने x किसको माना है एज को, तो एज माइनस में आएगी नहीं तो ये नॉट वैलिड, ये क्या हो जाएगी वैलिड। तो अब प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, जो प्रेजेंट एज है रहमान की, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो साथियों कितनी आ जाएगी 7 ईयर, वो 7 साल का है। तो अभी फिलहाल उसकी एज 7 ईयर्स की है। तो क्वेश्चंस को कर लीजिए दोस्तों फटाफट कॉपी, और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चंस की पहले लैंग्वेज पढ़िए और उसके बाद इसकी कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, पहले उससे पहले उस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बोलना चाह रहा है, वो हमें क्या पूछना चाहता है और क्या हमें समझाना चाहता है। क्वेश्चन एक ऐसे दे रखा है कि गर्ल्स है सैफाली, उसके इंग्लिश और मैथ्स 2 सब्जेक्ट्स में जो उसके मार्क्स हैं वो 30 आए हैं। ठीक है, एक तरीके से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं रुपए के हिसाब से। अगर मान लीजिए 2 दोस्त मान लेते हैं राम और श्याम, उन दोनों दोस्तों के पास जो कलेक्शन है रुपीज़ का 30 रुपये का है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से उसे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितने रुपए का 30 रुपीज़ का, चलो मैथ और उसके हिसाब से कर लेते हैं। यानी एक मैथ एक सब्जेक्ट और इंग्लिश, यानी दोनों में एक गर्ल्स है, उसके दोनों में मार्क्स मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने मार्क्स आए 30, टोटल सम अप कितने का 30 का। अब हम एक, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि उसके मैथ्स में मार्क्स कितने आए और इंग्लिश में मैथ्स मार्क्स कितने आए, तो हम किसी एक को तो एज्यूम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम मैथ्स के उसके नंबर मान लेते हैं x, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे। अगर इस तरीके को अलग से समझते हैं, मान लो राम और श्याम थे, उसके पास 30 रुपये हैं, अगर राम के पास 10 रुपये हैं तो श्याम के पास कितने हो जाएंगे 20। क्यों कि हम टोटल दोनों का जो मनी है, दोनों का जो सम अप है रुपीज़ का, वो कितना है 30 रुपीज़ है। अगर राम के पास 10 रुपये हैं तो श्याम के पास कितने हो जाएंगे, तो 30 माइनस 10, तो बचेंगे कितने 20, तो 20 हो जाएंगे। अगर 20 और 10, अगर मान लेते हैं कि एक के पास 12 रुपीज़ हैं, अगर राम के पास 12 हैं तो श्याम के पास कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12। तो हमेशा याद रखना है, अगर हमें एक स्टूडेंट्स के पास या हमें एक विद्यार्थी के पास पैसे हमें पता हैं, तो दूसरे विद्यार्थी के पैसे हम टोटल में से दूसरे पहले वाले विद्यार्थी के पास जो पैसे थे उसको माइनस कर देते हैं। बस इतनी चीज़ हमें माइंड में याद रखना है। अब इस क्वेश्चन, अब देखो उसे एक्स में कन्वर्ट करते हैं। इस बार हम क्या कर रहे थे, डिजिट में लेते। अब मान लो 30 रुपये दोनों के पास हैं, अगर राम के पास x रुपये हैं, कितने x रुपये, तो श्याम के पास कितने होंगे x माइनस 30 नहीं होंगे। ये एरर होती है। हमने क्या बोले थे, अगर 30 रुपये थे दोनों के पास, अगर राम के पास 10 रुपये हैं तो श्याम के पास कितने होंगे 30 माइनस के 10, तो 20 होंगे कि नहीं। अगर राम के पास कितने हैं, अगर राम के पास 12 रुपये हैं 12 रुपये, तो इसके पास कितने आ जाएंगे 18। यानी इन दोनों का सम अप है वो हमेशा 30 रुपीज़ रहना चाहिए। अगर हम इसे x की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब राम के पास x रुपये हैं तो श्याम के पास कितने हो जाएंगे 30 माइनस x। और देखो साथियों, यहाँ पे एरर ये होती हैं कि कभी कभी x माइनस 30 कराते हैं, एक को x मान लेते हैं दूसरे को x माइनस 30, तो ऐसा नहीं है। यानी दोनों के पास 30 हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पैसे तो दूसरे में से माइनस करना, ये बहुत एरर हो जाती हैं जिनमें मैथ्स में थोड़ा फियर लगता है, डर लगता है। पर आप हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं तो एक आपकी किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं रहेगी। आप बस हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, आपकी जो भी डाउट्स होगी सबके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप कंटिन्यूस सभी के सभी सेशंस को अटेम्प्ट कीजिए और उन्हें पूरा के पूरा कोशिश कीजिए। आप कॉपी पेन साथ लेके नोट्स भी बनाइए और सभी के सभी क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए और पूरे वीडियोस हैं उनकी देखिएगा। हर क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में एक आध जो टॉपिक्स होते हैं, मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सीख लिया उसके बाद स्किप कर दिया, नहीं, आप रेगुलर कंटिन्यूस इस चीज़ को फॉलोअप कीजिए। फिर देखिए आपको कुछ समय बाद
मैथ्स इतना आसान लग जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन से अब देखते हैं क्या है। सैफ अली गर्ल्स है, उसके पास उसके बनी सैफ अली के जो मैथ्स में और उसमें मार्क्स हैं। ठीक, तो सैफ अली के जो मैथ्स में हम मार्क्स मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कितने सैफ अली के मैथ्स में मार्क्स हैं, मैथ्स में मार्क्स कितने हमने कर लिए, एक्स मार्क्स हैं। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश, तो मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में हमने कितने मान लिए 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों इंग्लिश और मैथ्स में उसके मार्क्स कितने आए, दोनों में आए हैं 30, यानी 30 टोटल मार्क्स हैं। अब बताते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। अब सिचुएशंस क्या है, कंडीशंस हमें क्या गिवन है, वो कंडीशंस को थोड़ा समझ लेते हैं। कंडीशन क्या है वो देखते हैं। कंडीशन गिवन है दोस्तों हमारे पास कि अगर हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, अगर मैथ्स में उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो 3 मार्क्स अगर इंग्लिश में कम आते हैं, तो उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट वो होता है 210। ठीक है, अगर 2 मार्क्स लेस इन मैथ, 2 मार्क्स ठीक है लेस इन मैथ, अगर 2 मार्क्स कम आते हैं किसमें, मैथ्स में। ठीक है, अगर मैथ्स में 2 नंबर कम आते हैं तो कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 2 मार्क्स हो जाएंगे कि नहीं। अगर 3 मार्क्स मोर, ठीक है 3 मार्क्स भी लेस हैं उसमें भी, ये क्या है कि 3 मार्क्स मोर है, नहीं 2 मार्क्स मोर और 3 मार्क्स लेस, थोड़ा उल्टा लिख गया है, उल्टा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 मार्क्स लेस नहीं है, मोर है। यहाँ पे क्या है 2 मार्क्स मोर इन मैथ, 2 मार्क्स मोर इन मैथ, तो ये हो जाएंगे प्लस, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसके 3 नंबर्स कम आते हैं तो कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने हैं, मान लीजिए 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो कितने हो जाएंगे 27 माइनस के एक्स, यानी ये हो गए मैथ्स में मार्क्स और ये हो गए किस में, इंग्लिश में मार्क्स। इन दोनों के प्रोडक्ट वो दे रखा है 210, तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स मार्क्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है दोनों का, प्रोडक्ट्स ठीक है इक्वल कितना दे रखा है 210, तो प्रोडक्ट दोनों सब्जेक्टों का क्या हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस के x इक्वल टू 210। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेते हैं, तो x का 27 के साथ मल्टीप्लाई तो 27x, इस x का x के साथ तो माइनस का x स्क्वायर, इस x का 27 के साथ तो माइनस प्लस 24 और इस 2 के साथ माइनस के तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 210। इसे फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, इन सभी इस 210 को वन साइडेड ले लेते हैं, इस LHS साइड तो क्या आ जाएगा, नहीं इन सबको RHS साइड ले आते हैं। क्यों, RHS साइड ले आने से क्या हो जाएगा कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसके सामने माइनस का साइन है वो हट जाएगा, तो सभी टर्म्स को इन सभी टर्म्स को उठा के RHS साइड ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये इधर पहले इसका कैलकुलेशन इधर करके उसके बाद ले जाएंगे 27 प्लस के 2, ये 27 प्लस के हैं दोस्तों और माइनस के 2, तो कितने बचेंगे 25 उधर जाएंगे तो माइनस के 25x, क्योंकि इधर प्लस के थे ये 2, तो 25 बच जाएंगे LHS साइड प्लस के, जब वो RHS साइड ट्रांसपोज होंगे तो माइनस के 25x। अब माइनस के ये प्लस के 24 है, अदर साइड्स जाएंगे तो अदर साइड हो जाएंगे माइनस के, तो प्लस के 210, ये तो प्लस वाले ये लिख दिए माइनस के 54 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x, उसके बाद बचेंगे प्लस अगर 54 इसमें से हम माइनस करते हैं, अगर मान लीजिए 5 माइनस करेंगे तो 264 और माइनस कर देंगे तो प्लस के 156, तो 156 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स नहीं पता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, अगर फैक्टर आ से तो हम फैक्टर इसके कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर 256 के अगर हम फैक्टर करेंगे, 256 के पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 8, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 और 9, फिर 3 से 13, ठीक है 13 से करेंगे 1, इसके फैक्टर करने के बाद ऐड करके कितना लाना है प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस करके 25 लेके आना है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 13 तो एक साथ और ये 12 एक साथ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 13, यानी 12 प्लस 13 इसके फैक्टर हो चुके हैं या फैक्टर हो जाएंगे, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब इसके कर लेते हैं फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट्स के अंदर 30 प्लस 12 प्लस के 156 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स को ऑफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12x प्लस के 156 इक्वल टू 0।
इसमें से x कॉमन ले लेते हैं और इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से अब x कॉमन लेंगे फर्स्ट पेयर में से, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 30 माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट से हमें कॉमन मिल रहा है x माइनस 13, सेकेंड वाले में x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 1 बाई 1 ब्रैकेट्स को 0 कर लेते तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, सेकेंड वाले में x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, एक वैल्यू आ चुकी है 13 और एक x की वैल्यू क्या आ रही है 12। देखो ये दोनों केस वैलिड हैं, वैलिड क्यों है, दोनों पॉजिटिव क्या है। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि दोनों केसेस में उसकी पॉसिबिलिटी है, ये केस दोनों के लिए वेरीफाई होगा। क्यों, अगर मान लेते पहले फर्स्ट टाइम में उसके मैथ्स में मार्क्स आए 13, कितने आ गए 13, अगर वो मैथ्स में उसके 13 मार्क्स आ गए क्योंकि x की वैल्यू 13 है तो 13, तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे उस केसेस में 17, क्योंकि दोनों का समाप्त तो 30 रहना चाहिए। सेकंड वाले केस में अगर मैथ्स में उसके साथियों मार्क्स आए 12 तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 18, ये तो इन दोनों का भी तो समाप्त 30 आ रहा है। तो ये केस दोनों के लिए आपको लिख के आना होगा कि बोथ वैल्यूज आर वैलिड फॉर क्वेश्चंस। तो मैथ्स के एक 1 टाइम्स अगर 13 मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में कितने होंगे, वो नेक्स्ट टाइम नहीं उसी टाइम पे अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17, अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे 18 मार्क्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखा आसान है, बस थोड़ा सा हल्का सा समझना है क्वेश्चंस को। कंडीशंस है, इक्वेशंस बनाने के बाद फिर तो लगता है कि क्वेश्चन अपने कब्जे में आ गया है, पकड़ में है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चंस को लगातार रिपीटिवली करते रहिए। मैथ्स में बस ये है कि और सब्जेक्ट की कंपेरिजन ऐसा हो, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप पढ़ते रहते तो आइडिया लगता रहता है। मैथ्स में आप क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ऐसा है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। डरने वाली कोई मतलब नहीं, क्लास के आपके क्लास टीचर या कोई भी टीचर कैसे बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं डरना कि आप 10th बने, बिल्कुल सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, आप बस रेगुलर बने रहिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं। क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अगर क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब कहते हैं कितना हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल कोई डरने वाली बात ही नहीं है कि क्वेश्चंस देखोगे अगर आपको आता है क्वेश्चंस बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। बस क्या है कि आपको पाइथागोरस लगाना है और बाकी का थोड़ा सा जो आप मानते हैं ना, एजप्शन करते हैं, उसको अच्छे से कर लो, उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। पर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, क्या हमसे क्वेश्चन से डिमांड किया, हमसे वो क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बनाने से पहले हमें यही नहीं पता कि रेक्टेंगल होता क्या है, तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात है। तो रेक्टेंगल होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है कि ऐसी 2D फिगर, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर जिसके पास लेंथ और विड्थ होती है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ, यानी लेंथ किसको बोलते हैं, ऐसी 2D फिगर जिसके पास 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और विड्थ, और जिसमें लेंथ है वो ग्रेटर होती है किससे, विड्थ से। ठीक है, तो ये कंडीशंस रहती है एक रेक्टेंगल की कि एल ग्रेटर रहेगा किससे, बी से, तो ये मस्ट कंडीशन होगी। उसके बाद इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, यानी ये अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, ये अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, पहला कंडीशंस। दूसरा, सभी के सभी इसके इंटरनल एंगल, ईच एंगल्स इज 90, यानी इसके सभी के सभी एंगल्स हैं वो ऑल एंगल्स इक्वल होंगे और सभी के सब बराबर होने के साथ साथ 90 होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल्स को अगर हम मिला दें तो डायगोनल्स आपस में लेंथ में इक्वल होंगे, यानी ये डायगोनल, यानी एक ए बी सी डी, एक ये रेक्टेंगल है तो इसमें ए भी बराबर सी डी, ये इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। और दूसरा बी सी इक्वल टू ए डी, ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल 90, ये 90 भी है। चारों एंगल बराबर, दोनों साइड अपोजिट है, पैरेलल। डायगोनल ए सी बराबर बी डी, ये डायगोनल हो गए। ठीक है, अपोजिट साइड्स के कॉर्नर, अपोजिट वर्टेक्सेस को मिलाने पर जो हमें एक लाइन मिलती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट मिलता है, उसे हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल इक्वल रहते हैं और इसके साथ साथ क्या करते हैं, डायगोनल एक लेंथ में इक्वल रहते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इंटरसेक्ट तो करेंगे पर वो बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब कि ऐसा कट जिसमें 2 बराबर पार्टों में कट करते हैं, यानी तो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट बोलते हैं जब कट करते हैं, पर वो ऐसा इंटरसेक्ट जो एक किसी लाइन को 2 पार्टों में इक्वल करे। अगर बी डी की बात करें तो इस पार्ट को इक्वल में बांटेगा ओ पॉइंट पे, अगर ए सी की बात करें तो ए सी बी डी को इस इक्वल पार्ट में बांटेगी। ठीक है,
तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए अगर हम इसमें से देखेंगे ये 90 का है, अगर एक डायगोनल दे रखा है, तो इस तरीके से आप ये बेसिक्स आइडिया आपको लग गया होगा। अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या बोला है ये ध्यान से समझना है। तो इसकी सबसे छोटी साइड, इसमें हम 3 साइड मान लेते हैं। 3 साइड कौन कौन सी, एक एल और एक बी और एक डायगोनल, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल टी, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी साइड के ये बी, तो बी को हम एज्यूम कर लेते हैं विड्थ को। तो इसकी जो विड्थ होगी, हमने विड्थ को मान लिया कितना दोस्तों, x, यानी x मीटर की उसकी लेंथ है, ठीक है। यानी उसकी लेंथ है इसकी विड्थ की, ये वाली लेंथ ये साइड लेंथ है, बट एक्चुअल में जो उसकी डिस्टेंस है ना बी की वो x मीटर है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं, इसका लेंथ, जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है इस छोटी वाली साइड से, शॉर्टर साइड, ये विड्थ मतलब क्या है, शॉर्टर साइड, ये क्या है, शॉर्टर साइड, ये छोटी साइड है सबसे, विड्थ सबसे छोटी होगी, ये क्या होगी, लार्जर साइड, तो ये लार्जर साइड होगी, ठीक है, लार्ज साइड। तो ये इससे कितनी ज़्यादा है, x + 30, ये 30 ज़्यादा है, तो x + 30 मीटर। अब डायगोनल बात करेंगे डायगोनल की, तो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से, हर किस, देखो इसके भी कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं, इस डायगोनल की भी कंपैरिजन इस साइड से कर रहे हैं, तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों, x + 60, यानी ये शॉर्टर साइड से जो डायगोनल है वो कितना ज़्यादा है, वो 60 मीटर ज़्यादा है। अगर मान लेते कुछ भी, अगर मान लीजिए अगर 30 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 90। तो एक जस्ट एक एजप्शन है। तो अब देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। अब हमारे पास इतना डाटा गिवन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब उसके बाद हमें अपने पास जो नॉलेज है उसका यूज़ करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब पूछा क्या है इसमें, हमें जो इसकी जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की साइड्स बतानी है, उसकी डायमेंशंस बतानी है, लेंथ और विड्थ। अब करना क्या है, अब हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट क्या है। अब ये तो हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो ए बी सी और डी, ठीक है। वी नो दैट ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स के बीच में एक यूनिक प्रॉपर्टी रहती है, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि लार्जेस्ट साइड या 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी की बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। बस यही प्रॉपर्टी इसमें लगाना है। तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर + AB का स्क्वायर। और हमें सब पता है ये DC का क्या है L, ये क्या है B, यानी ये तो क्या है X, ये क्या हमारे पास x + 30, और ये भी तो हमें पता है, ये भी तो है x + 60। सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, पुटअप करेंगे तो x + 60 का होल स्क्वायर = BC कितना है, x का स्क्वायर, और AB कितना है, x + 30 का स्क्वायर। सभी को ऑफ कर देते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, हमें पता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + के 2ab। अगर नहीं है तो हमने इसके लिए पूरा का पूरा सेशन तैयार किया है, सेशन एलजेब्रिक आइडेंटिटी, एक प्लेलिस्ट है पूरा, आप जाके उसमें जरूर देख सकते हैं। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में वो जितनी भी हमारी एलजेब्रिक आइडेंटिटी जो इम्पोर्टेंट्स हैं, तो वो सभी के सभी हमने डिस्कस किए हैं, तो आप चाहे उसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसे ऑफ करेंगे ब्रैकेट्स को, तो क्या आने वाला है हमारे पास, x² + 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है, 3600 प्लस x² + 36 प्लस क्या आ जाएगा, 2 × x × 60 = x² + x², ये तो हमने x², इसको भी ऑफ कर देते हैं, x² + के 900 प्लस के 2 × 30 × x। ये हमारे पास ऑफ करने के बाद ब्रैकेट आ चुका है। बस अब इतना करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा और उसको सॉल्व करना होगा किसी भी मेथड से, किसी भी मेथड से मतलब कोई सा भी हमारे पास यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, या हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, x² + के 3600 + 120x = 2x² आ जाएगा 2x² प्लस क्या आ जाएगा 60x प्लस के 900,
ये इस तरफ से हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 900 एक साथ चलता रहेगा और 30 इंटू 2 60x, इसी तरीके से 120x ये हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया साथियों बहुत आसान। बस अब तो क्या है, हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इन सभी टर्म्स को उठा के एक साइड ले आते हैं, क्योंकि इधर 2x स्क्वायर है, इधर एक x स्क्वायर है, इधर ज़्यादा, तो इस वाले टर्म्स को से इधर साइड पर उठा के ले आते हैं x स्क्वायर के हिसाब से। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, इसके पीछे हमने इसे x स्क्वायर के लिख दिया, प्लस 60x माइनस के 120x, इस 60 के बाद ये वाले एक साथ लिख दिए, प्लस 900 माइनस के 3600 इक्वल टू 0। इस 900 उसके और 3600 ये, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाने वाला है, तो क्या बचेगा x स्क्वायर 60 प्लस के 120 माइनस के, तो माइनस के 60x 900 प्लस 3600 माइनस, तो माइनस के 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अब एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हमें करना है फैक्टर्स। अगर फैक्टर देखेंगे तो इसके आसानी से फैक्टर हो सकते हैं। कैसे? अगर देखेंगे 27 के हमको फैक्टर करने हैं, तो इसके 27 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 27 के, देखो पहले इसे 10 से, इसमें 100 से कर देंगे, सीधे सीधे 100 से करेंगे कितना आ जाएगा 27 कितने हो रहा है 3 से, ये 3 आ जाएंगे, और ये 9 और ये 3 से 1 और 10, इसके ये फैक्टर हमें पहले से पता है कितने होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 के कितने हो जाएंगे, 100 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2, 100 के एक पीछे और नीचे लिख देते हैं। 100 एक्चुअल में होता है कितना है 10 इंटू 10, और 10 के फैक्टर पता है 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इसके 2 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा। अब इस पे से हमें एक पेयर बनाना है जो सब्ट्रैक्ट करके 60 लाता हो और मल्टीप्लाई करके 2700 आने चाहिए। तो देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे कितने 90 और 30। ठीक है, 90 और 30 कर लेंगे, 90 इंटू 30, इसे सीधा सीधा सा दिख रहा है क्योंकि 90 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60, तो ये 27 और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, तो 90 कैसे हो जाएगा, देखो 10, इस 10 के साथ हम इसे ले लेते हैं इस 9 को, ठीक है, और एक जो दूसरा वाला 10 है उस 10 के साथ हम ले लेते हैं इस 3 को। ठीक है, तो 30 और 60 हो जाएंगे, 90 और 60। अब इसमें पुटअप कर देते हैं, क्या आने वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 60 को क्या लिख देंगे 60 माइनस 30, कितना 60 माइनस 30, ये 60 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। जब इसके पेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएंगे, 9 ये हो जाएगा, 10 इसके साथ आ जाएगा तो 90, और बचेगा कितना है 3 के साथ ये हमारे पास आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से ये फैक्टर हो जाएंगे। तो आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हो जाएगा, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करेंगे, यही आंसर आएगा। अब हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस के 2700 इक्वल टू 0। आप खुद एक बार प्रैक्टिस करना, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आसान है, कोई एकदम ऐसा नहीं कि हार्ड है। ठीक है, अब क्या करेंगे पेयरिंग, इस पेयरिंग में कुछ जो कॉमन मिलेगा हम इसे कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट वाले पेयर में से हमें x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 90 प्लस सेकेंड वाले उस पेयर में से हमें 30 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस के 90 इक्वल टू 0। अगर पहले वाला ब्रैकेट हमने सही से कर दिया तो सेकंड वाले ब्रैकेट में 100% वही सेम आता है, आइडेंटिकल। अब दोनों ब्रैकेट्स हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो दोनों में ये कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 30 और x प्लस 90, वो x माइनस 90 और प्लस इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेते हैं तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से साथ ही आ जाएगी कितनी 90 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 30, और माइनस के 30 ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो लेंथ है वो नेगेटिव में नहीं होगी तो नॉट वैलिड। ठीक है, नॉट वैलिड, तो ये वैलिड नहीं है लेंथ। तो अब हमारे पास लेंथ कितनी आ चुकी है, वो विड्थ कितनी आ चुकी है 90 मीटर। तो एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी विड्थ कितनी है 90 मीटर, लेंथ कितनी हो जाएगी 120 मीटर। ठीक है, और उसका डायगोनल कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 तो 150 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया कितना 30, ये हो जाएगा 90, नहीं ये 30 नहीं, ये हो जाएगा 90 है, तो ये 90 और ये 120 और ये 150। तो हमारे पास डायमेंशन आ चुकी हैं दोस्तों कितनी 90 और 120, लेंथ है 120 और विड्थ है इसकी 90। तो क्वेश्चन आसान था, बस आप ऐसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक स्पीड और टाइम से रिलेटेड है, यानी डिस्टेंस यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का थोड़ा आसानी से समझते हैं। एक ट्रेन है, ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। वो सर्टेन डिस्टेंस क्या है साथियों, अगर ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट मान लिया, एक ट्रेन को ए से बी तक जाना है और ए से बी तक जाने के लिए इन दोनों पॉइंटों के बीच का वो डिस्टेंस है वो अब 360 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रेन, अब हम इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड स्लो होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। पहली केसेस में अगर मान लीजिए ट्रेन चलती है, अगर मान लो ट्रेन की लोकेशन से, अगर इस वाली लोकेशन से अगर मान लेते हैं कि ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन अगर ये इस तरीके से चल रही है, इस वाले डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इसकी स्पीड हम कितना मान लेते हैं, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर जा रहा है, हमें टाइम भी नहीं दे रखा तो टाइम भी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं टाइम। तो टेकन टाइम कितना होगा, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन साथियों कितना हो जाएगा, हमने मान लिए टी आवर। पहली वाली सिचुएशंस में अब देखेंगे क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 360 और टाइम हमारे पास है कितना t, और स्पीड कितनी है x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन t1 मान लेते हैं। फर्स्ट केस में पहले अगर मान लो पहली स्पीड में नॉर्मल स्पीड से चल रही है ट्रेन, तो उसे t1 टाइम लग रहा है, कितना t1 टाइम, t1 आवर लग रहे हैं, तो t1 आवर्स लग रहा है, तो t1 आवर, तो t1 बराबर कितना आ जाएगा 360 अपॉन x। क्वेश्चन को आप कई भी तरीके से, एक दो तरीके से, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसे हम मान लेते हैं साथियों फर्स्ट, यानी t जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t पहुंच जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे, बस हो गया पहली। अब देखो दूसरी सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन में ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन थी और सेकंड सिचुएशन में दे रखा है अब स्पीड कर दी ट्रेन की फास्ट, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड मान ली हमने कितनी x + 5, यानी पहले x था अब 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई न्यू स्पीड। अब टाइम कितना लगा t2 टाइम लगा, ठीक है। t2 टाइम टेकन हो गया, टाइम टेकन सेकंड जर्नी में, ठीक है। सेकंड जर्नी में उसने कितना टाइम लिया t2, तो t2 बराबर कितना आ जाएगा 360, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड कितनी है x + 5, यानी स्पीड टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड न्यू स्पीड कितनी है x + 5। अब इस चीज़ में ये बोला है कि स्पीड जब ज़्यादा होगी दोस्तों तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम कम लगने वाला है। तो अब इन दोनों में कितने का गैप आ गया, 1 घंटे का। अगर मान लीजिए 5 घंटे ले रही थी नॉर्मल स्पीड चलने में, अगर उसकी स्पीड बढ़ाई तो अब वो 4 घंटे लेगी। तो अब इस तरीके से क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिमाग क्या हमें दे रखा है, किस टाइम कौन सा ज़्यादा होगा वो टाइम, तो t1 - t2 इक्वल टू कितना दे रखा 1 आवर, ये हमें गिवन है। क्योंकि अगर मान लीजिए t1 टाइम में 5 घंटे लग रहे हैं, इस वाले में 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो पहले वाले टाइम में से अगर हम दूसरे वाले टाइम को घटा देते हैं, टाइम टेकन बाई फर्स्ट जर्नी, टाइम टेकन बाई सेकंड जर्नी, यानी फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में बराबर दोनों की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड के हिसाब से। फर्स्ट क्या आ जाएगा 360 अपॉन x - 360 अपॉन x + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि अब तो हमें क्या लेना है एलसीएम, बस यहीं तक प्रॉब्लम्स आती हैं इक्वेशन फॉर्म करने तक। इक्वेशन जब फॉर्म हो जाती है फिर क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं रहता है, फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है, मतलब कहते हैं ना कि अपनी रीजन में आ जाता है, अपने जोन में जब आता है तो फिर चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। तो बस आसान हो गया, कितना आ जाएगा 360 अपॉन x - 360 अपॉन x + 5 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं साथियों x और x + 5। देखो इसमें देखो ऊपर कुछ कॉमन में मिला है, जैसे कॉमन और ले लेते हैं, जैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बड़ा नहीं कर सकते, जितना आसान हो मल्टीप्लाई छोटे हो तो आसानी से रहती है। 360 ऊपर से कॉमन मिला है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 1 अपॉन x - 1 अपॉन x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम क्या आएगा x × x + 5
और यहाँ 360 पहले से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा x + 5 माइनस के x। देखो x का इसमें डिवाइड किया, x + 5 ऊपर आ जाएंगे, ऐसा x प्लस का गया x माइनस में पहुंच जाएगा इक्वल टू 1। इस वाले ब्रैकेट में x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 360 × 5 ऊपर इक्वल टू क्या आ जाएगा x² प्लस के 5x। नीचे का भी हमने ब्रैकेट कर दिया ऑफ इक्वल टू हो जाएगा 1। इसके नीचे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 मान के। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशंस आ जाएगी, अब तो हमारे सामने इक्वेशंस है पहले से ही। तो कितना आ जाएगा 360 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा x² प्लस के 5x। अब एक वन साइडेड अरेंज कर लेते हैं सबको, तो x² प्लस के 5x माइनस 360 × 5 इक्वल टू 0। मैं इसका 5 को मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आगे चल के मुझे इसके फिर फैक्टर करने हैं। अभी मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर जाके फिर फैक्टर करूँ तो डबल काम मैं अपने लिए क्यों बढ़ाऊँ। तो हम अपने लिए कभी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ नहीं भागेंगे। तो हमें क्या इसके फैक्टर ही करने आगे चल के भी। तो अब 360 के फैक्टर करने हैं, 5 को तो हमें पहले से पता है ही। तो 360 के फैक्टर अब कितने हो जाएंगे, अगर 5 का मल्टीप्लाई करते फिर बड़ी डिजिट आती फिर उसके फैक्टर करते तो मुश्किल होता है। तो इसे 10 से कर लो, 10 के कितना आ जाएंगे 36, फिर इसे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 6 से करेंगे 1। अब इनके छोटे छोटे फैक्टर हमें पता है टोटल, तो कितने हो जाएंगे। अब इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं 10 के कितने हो जाएंगे 2 × 5, ठीक है। 6 के कितने हो जाएंगे 2 × 3, इस 6 के कितने हो जाएंगे 2 × 3, और एक 5 पहले से है तो 5 पहले से है, तो ये इसके फैक्टर आ गए। आप इसे अरेंज करके लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5 ऐसे करके लिख सकते हैं, और इसके फैक्टर। अब मल्टीप्लाई करके हमें ये लेके आना है और सब्ट्रैक्ट करके इतना लाना है 5, ठीक है। तो अब इसका अगर हम इसके फैक्टर्स देखते हैं तो इसके फैक्टर आएंगे दोस्तों, अगर आप इसे करेंगे तो 45 × 40, यानी 45 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेंगे कितने 5। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों किसके बराबर आएगा, क्योंकि अगर देखिए इसमें 40 कर लेते हैं, पहले 8 बनाते हैं। 8 किसके साथ आएगा, 8 आएगा 2 × 2 × 2 8, और 8 के साथ ये 5, तो हो जाएंगे कितने 40। अब बचा कितना, ये कितना हो गया 15, 2 × 2, इधर 2 तो आ गया, ये कितना हो गया 15, और इस 15 के साथ हम ले लेंगे क्या ये वाला 3, तो कितना हो जाएगा ये 15, 3 × 45, और 2 × 2 × 2 हो जाएगा 8, 8 5 40। अब हमारे पास फैक्टर आ चुके, तो फैक्टर आने के बाद इक्वेशन हो जाती है आसान, x² प्लस x ब्रैकेट से बाहर 45 माइनस के 40 माइनस के 360 × 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x² प्लस के 45x माइनस 40x, ठीक है, माइनस 360 × 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से भी हमें माइनस के 40 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 45, और माइनस के 40 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस के 45 इक्वल टू 0। यहाँ से एक पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, x प्लस के 45 इक्वल टू 0, और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस के 40 इक्वल टू 0। एक साथ मैंने एक लाइन स्किप कर दिए, तो वो इसके दोनों ये आएंगे, दोनों ब्रैकेट्स में ये आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा स्पेस कम था। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 45, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों x की वैल्यू 40। स्पीड माइनस में होगी नहीं, तो स्पीड क्या हो जाएगी 40 km/h। यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो अब कितनी आ चुकी है 40 km/h। कितनी हो जाएगी साथियों 40 km/h। यानी वो ट्रेन है वो अपनी जो सिंपल स्पीड से, जिस स्पीड से वो रन कर रही है, दौड़ रही है, वो 40 km/h से। टाइम निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशंस में डाल के। सिंपल पहली वाली इक्वेशंस में हम निकाल सकते थे कि टाइम कितना आएगा, पहली वाली कंडीशन में t1 कितना आ जाएगा 360/40, ये कैंसिल करेंगे 0 से 0 तो कितना आ जाएगा 9 आवर्स। पहली वाली जर्नी में उसने कितना टाइम लिया 9 घंटे 9 आवर्स। सेकंड वाली में अगर स्पीड बढ़ा दी तो 1 घंटा कम लग रहा है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, तो एक कम कर देंगे 9 आवर्स में थे तो 8 आवर्स। सेकंड वाले केस में उसने 8 आवर्स लिए, और फर्स्ट वाले केसेस में उसने कितना टाइम कंज्यूम किया 9 आवर्स। तो ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दूसरे साथियों को, अपने दूसरे दोस्तों को भी उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है और कोई डाउट्स हैं उनको भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका दिन शुभ और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।